आदित्य जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आज के इस इंटरव्यू की शुरुआत हम उस दिन से करते हैं जहां पर खासतौर पे वो दिन भी मैं आपको बताना चाहूंगा 22 जून 2022 रात के करीब 8:45 हो रहे थे जब उद्धव जी परिवार के साथ सीएम का सरकारी आवास छोड़कर मातोश्री की ओर बढ़ते हैं। सड़क पर हजारों शिवसैनिकों के आंखों में आंसू थे, फूल बरसा रहे थे, रो रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि आज जब हम इस चुनाव की कगार पे, तो उस दिन उस सीएम के सरकारी आवास को छोड़ते वक्त क्या हुआ था, क्योंकि पहली बार किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी भी मातोश्री छोड़कर ठाकरे परिवार के सदस्य कहीं जाएंगे। 2.5 वर्षों तक आपने काम किया, लेकिन वो पल क्या था कि जब आप बंगला छोड़े, उसके बाद क्या हुआ, उस चीजों के बारे में बताइए। मुझे लगता है कि ज्यादा सोचने का वक्त अभी मिला नहीं है, क्योंकि गए 2.5 साल अगर आपने देखे होंगे तो हम घूमते रहे। जो लोगों की आवाज पहले सरकार करके सुनते थे, आज विरोधी पक्ष विपक्ष करके सुनते हैं, आवाज वहां पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसे हुआ कि आज देश में सिर्फ एक व्यक्ति की ही मन की बात सुनी जाती है, देश की सुनी नहीं जाती। और उस दिन का जो माहौल था वो तो एक अविस्मरणीय था। लेकिन 20 जून भी याद है, जिस दिन ये डरपोक 40 गद्दार भाग के गए थे। और वो जो 40 घंटे थे, वही उन्हीं कुछ मौकों में हम यही सोच रहे थे कि हमने क्या कम दिया इनको, क्या कम किया इनके लिए। जो प्यार था, जो रिस्पेक्ट था, जो पद थे, जो एक सामाजिक स्तर होता है, वो सब दिया। फिर इन पे ऐसी नौबत क्यों आई कि हमें बैकस्टेप करने की बारी आई। लेकिन फिर यही सोचते हैं हम कभी कभी, क्योंकि जैसे एक एक भागते गए, और हमने भी यही निर्णय लिया था कि किसी को रोके नहीं तो बेहतर है। क्योंकि जिन्होंने खुद को बेचा है उनको कैसे रोक सकते हो, और कितने दिन रोक सकते हो आप। तो जिस दिन वो निकलने चालू हो गए, एक बाय एक मैं देख रहा था, कुछ लोग भाग के निकल गए, कुछ छुप के निकल गए, कुछ लोग आके अपनी मजबूरी कह के भाग गए। ये सारे लोग तो गए, लेकिन सबसे अहम चीज जो मैं सीखा हूं वो यही, अगर आप काम करते रहो तो लोग आपके साथ रहते, जनता आपके साथ रहती। और मैंने उसी दिन देखा जब हम वर्षा से यहां आ रहे थे, दुख सरकारी आवास छोड़ने का बिल्कुल नहीं था। क्योंकि ये सरकार पद, मंत्री पद, ये आते जाते रहता है। लेकिन यही बात है कि हमने क्या कम दिया, जो हम अपने समझते थे, जो हम अपने परिवार में समझते थे, काका करते बुलाते थे, वो ऐसे क्यों भाग के चले गए। अभी समझ में आता है कि क्यों भाग के चले गए, क्यों इतने मन में डर था। जॉइन और जेल पॉलिसी यहां भी लागू हुई थी तो हुआ। लेकिन जब वहां से आ रहे थे, जो रास्ते में लोग खड़े थे, मुंबईकर खड़े थे, काफी सारे हम देख रहे थे, महाराष्ट्र भर से लोग आ रहे थे, देश भर से हमें मैसेजेस आ रहे थे। जो हमारे घर के बाहर माहौल था, लगभग 15 या 20 मिनट कलानगर सिग्नल से लेके घर तक आने को हुआ। लेकिन वो जो एक जो भीड़ वहां थी, वो प्यार का एक प्रतीक था, प्यार का प्रदर्शन था। और उस दिन से अभी तक मैं वो प्यार महसूस कर रहा हूं, वही एक कुशन महसूस कर रहा हूं। जहां भी मैं जाऊं तो लोग आते हैं, मिलते हैं। एक बात जरूर कहते हैं कि थैंक यू फॉर योर सर्विस ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। कभी कभी लोग कहते हैं होप योर बैक, उम्मीद है जल्दी वापस आओगे। तो ये जो एक बंधन है प्यार का, वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। आपने 20 जून की बात की, 22 जून की बात की, उसके पहले के जो 7-8 महीने थे, जहां तक हमारी जानकारी है, उद्धव जी उस वक्त तत्कालीन सीएम जो थे वो अस्वस्थ थे, और जहां तक हमारी जानकारी है उनका ऑपरेशन भी हुआ था, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन 7-8 महीनों में आदित्य ठाकरे ने कैसे पार्टी को संभाली, कैसे परिवार को संभाला, कैसे खुद को संभाला उस वक्त? नहीं, मुझे लगता है कि संभालने वाले तो वही है, और जनता भी संभाल रही थी। अगर आपने देखा होगा तो नवंबर के टाइम पे सिर्फ एक नहीं तो 2 ऑपरेशन हुए। एक प्लान्ड ऑपरेशन था, दूसरा एक अनप्लान्ड ऑपरेशन इमरजेंसी हुआ। उसके बाद काफी कठिन समय था, क्योंकि उनकी मूवमेंट्स काफी रिस्ट्रिक्टेड थी। बबल में रहने को कहा था डॉक्टर ने। लगभग हम 1 से 1.5 महीने हॉस्पिटल में थे, और वहीं से सारे फोन कॉल्स, वहीं से सारे जो काम होते हैं चलते थे। फिर वो कोविड का भी समय था, मुझे याद है दिसंबर में कोविड बढ़ता जा रहा था। तो उसी समय पे उद्धव जी वहां से जितनी भी खुद में ताकत हो, क्योंकि जब भी ऑपरेशन होता है और 2 सीरियस ऑपरेशन होते हैं तो ताकत वापस आजमाने में बहुत समय लाता है। तो जितनी भी स्ट्रेंथ थी, व्हाट्सएप पे हो या फिर जूम कॉल्स हो, पूरे कैबिनेट के साथ हो, कोई अपने अफसरों के साथ हो, कोई जनता के साथ हो, बातें करते थे। और मेरा सिर्फ एक रोल था जो मैं अदा कर रहा था, जो उनके बेटे का रोल था। शिवसेना नेता हो, कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, मैं अपने काम देखते गया। तो मैं इसमें कुछ खुद को बड़ा नहीं समझता। लेकिन एक बात है कि वो समय पूरे परिवार के लिए कठिन था, और उसी समय में हम सब लोग साथ में रहे, और जो भी हमारे साथ रहा महाराष्ट्र में,
वो आज भी हमारे साथ है। और लेकिन कोई ऐसे भी थे जो हम परिवार समझते थे, लेकिन उसी समय उनके मन में विचार आया कि अभी इनको छोड़ के कहीं और जाए। उसी पर मैं आ रहा हूं। उसी दौरान जब आप 7 महीने आपका परिवार स्ट्रगल कर रहा था, आप सारी चीजें कोप अप करने की कोशिश करते, उसी दौरान रात को हुडी पहन के बाहर बैठकें हो रही थी, आपको बाकायदा जानकारी मिल रही थी इंटेलिजेंस विभाग से। अब जब पीछे मुड़ के देखते तो ये एक आरोप लगता है कि सारी जानकारी होने के बावजूद भी आप लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। आपको लग रहा था कि कहा यह जाता है कि 7 या 8 ही विधायक उनके साथ जाएंगे, लेकिन वो अपने साथ 40 विधायक लेके चले गए। आपको लगता है हल्के में ले लिया एक ना? मुझे लगता है जो न्यूज थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थे, ये सारे तो आ रहे थे, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम किसी को अपना समझते हैं तो फिर जो इनपुट्स आ रहे हैं उसको विश्वास करें या जो ये बता रहे हैं उस पर विश्वास करें। अगर ये आपको कह रहे पूरे भरोसे से नहीं मैं आप ही का हूं, नहीं जाऊंगा, धोखा नहीं दूंगा, 20 साल जिसको आपने राजनीति में लाया, पद दिया, फिर एमएलए बनाया, 2 बार मंत्री बनाया, यूडी जैसे आपने अगर नगर विकास जैसे डिपार्टमेंट दिया, वो धोखा दे सकता है व्यक्ति। यही बात सबसे मुझे लगता है समझने के पार है। कलयुग है तो चल सकता है, ऐसे कोई कह सकता है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। और फिर 20 मई को उनको बुलाया भी गया था, वर्षा बंगला पे वो आए थे। ये मैंने बहुत बार कहा है कि कैसे वो रोए, फिर क्या कहा, जो भागना था वो भाग ही गए। और जो इनपुट्स थे उसी के बाद भी वो 40 लोगों में बहुत सारे लोग हमारे वर्षा बंगला पे तब आए थे, मिलके गए, लेकिन जो जो उन्होंने कहा हमसे, क्या उनको छुपाने के लिए मजबूर किया जा रहा था या क्या उन पे मजबूरियां थी, क्या कैसी नोटिस आई थी, तो वो सुनने के बाद हम भी हैरान थे। और फिर ऐसे लोगों को कैसे रोके, और ऐसे लोग अपने साथ ना रहे तो बेहतर है। अभी 2.5 साल तो देख रहे हो आप कैसे। लेकिन इन सब के बावजूद पार्टी टूट गई आपके और बहुत लोग आपसे दूर चले गए। पतझड़ हुई, लेकिन अभी नए पत्ते आए हैं। आप देख रहे हो पार्टी बढ़ रही है, और ये जो पहले का काल था वो तो है, 2.5 साल का एक एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम सोच रहे हैं वो देश के बारे में सोच रहे हैं। जी, तो इसमें विरोधियों को एक आरोप लगाने का और कहने का मौका मिल गया कि उद्धव जी अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए, अपनी सरकार नहीं संभाल पाए, तो महाराष्ट्र क्या संभालेंगे। और इस चुनाव में भी इस मुद्दे को खूब उछाला जा रहा है और ऐसी बातें विरोधियों के द्वारा की जा रही हैं। मुझे लगता है विरोधियों का काम ही यही है। अगर आपने देखा होगा तो विरोधी पक्ष जो था भाजपा, शायद दुनिया भर में एकमेव ऐसे दल होगा, राजनीतिक दल होगा, जिन्होंने कोविड के समय भी राजनीति की। ऐसे ही एक दल होगा जब एक मुख्यमंत्री अस्पताल में है तब उनकी पार्टी की फोड़ने की राजनीति करते हैं, फिर हुडी पहन के करते हैं, सब करते हैं। फिर दूसरे अगर आप देखें तो राष्ट्रवादी फोड़ी, कांग्रेस फोड़ने की कोशिश की। और तकलीफ मुझे इसी बात की है, शिवसेना फूटने की नहीं, ना राष्ट्रवादी फूटने की है। ये सब करके जब आपने सरकार बिठाई हमारे सर पे, जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, वो सब करके भी आज महाराष्ट्र को क्या मिला? सारे उद्योग यहां से चले जा रहे हैं। अगर आप देखें तो किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है, कष्टकार आज हैरान है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, मंत्रालय में जाके गुंडे रील बनवा रहे हैं, शहरों को देखो तो अर्बन डीके दिख रहा है हमें। तो फिर ये क्यों आपने किया? करने की जरूरत क्या थी? अगर सरकार चलानी नहीं थी, सरकार आपको एक विश्वास, स्थिरता नहीं लानी थी, सरकार में अस्थिरता लानी थी, अगर शासन चलाना नहीं आता तो फिर क्यों दिया इनके हाथों में? मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही इस तरीके की का सिचुएशन निर्माण किया, रूट कॉज ये बीजेपी है। अगर आपने देखा होगा तो मध्य प्रदेश में कोविड के बीच में उन्होंने एक सरकार गिराई, बनी बनाई सरकार गिराई, कोविड के बीचों बीच, जब पूरी दुनिया कोविड के महामारी को भगाने में लगी हुई थी या कंट्रोल करने में लगी हुई थी, लोगों का इलाज करने में लगी हुई थी। भाजपा मध्य प्रदेश में हो या हो, चुनावी राजकारण नहीं तो सरकार तोड़ने की राजनीति नहीं थी। बिल्कुल। अब चुनाव के दौरान जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे उस पर हम बात कर लेते हैं। एक बड़ा बयान आपके नेता संजय राउत, मैंने आज इंटरव्यू के लिए हाँ बोला है क्योंकि आपका नाम इंडिया टीवी है, तो हमारी अलायंस की आप बिल्कुल इंडिया टीवी की बात करें, इंडिया की बात करेंगे। नहीं, देखो हम सभी भारतवासी हैं तो ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल। तो एक चुनाव प्रचार के दौरान संजय राउत जी ने कहा कि महाराष्ट्र ने औरंगजेब को गाड़ दिया, फिर मोदी क्या चीज है। इस पर पलटकर जो आरोप आया नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, कहा गया कि आप लोग जो है औरंगजेब फैन क्लब का हिस्सा है, गाड़ने की बात करते हैं। आपका पलटवार क्या है? देखो, मैं पलटवार में बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बड़े नेता है, उनके बीच में मुझे नहीं फंसना है, मुझे नहीं जाना है। लेकिन जो भी बातें चल रही है और ज्यादातर से भाजपा से चल रही है, हम तो जवाब दे रहे हैं।
मैं पूछना चाहता हूं कि ये सारी बातें, मटन मांस मच्छी की बातें हो या किसी का फैन क्लब हो, आप क्या पहनते हो, इससे देश को क्या लेना देना है? आज मैं 33 साल का युवा हूं, आने वाले थे 10 साल कम है आपको अच्छे दिन लाने के लिए? जो आप ही ने वादे किए थे कि महंगाई कम होगी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये जो आप 10 साल पहले हमें ही कहा था होर्डिंग लगाओ, कहां गया? नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, पहली बार कहा था कि कालाधन वापस लाएंगे, 15 लाख आएंगे, वो तो हुए नहीं, कह दिया जुमला है। फिर कहा डिमोनेटाइजेशन से कालाधन वापस आएगा, कहां गया कालाधन? आतंकवाद रुकने वाला था, बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली थी, मैंने देखा तो ऐसे तो कुछ बदला नहीं है, माहौल खराब होते जा रहा है, बदतर होते जा रहा है। तो फिर आप अलग अलग बातों पे जा रहे हो, किसी को नकली सेना कह रहे हो, किसी को नकली संतान कह रहे हो। ये सब बातें ठीक है आपके दिल में होगी, लेकिन देश की बात कौन करेगा? भविष्य के बारे में बात कौन करेगा? आपको लगता है कि नेताओं को थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए अपने बयान में? मुझे लगता है भाजपा को ऐसे है कि आज मुद्दे की बात करने को नहीं हो रही है। अगर आपने देखा होगा तो उनके सारे जो होर्डिंग्स हैं, वादे लगते हैं, खुद के फोटोज लगते हैं, लेकिन जो काम किए होंगे 10 साल में वो एक भी नहीं दिखाई देगा। ऐसे क्यों है? 10 साल तो बहुमत की सरकार थी। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि बयानों में थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए। जैसे राउत साहब ने कह दिया कि औरंगजेब को गाड़ा था, मोदी क्या चीज है। आपके एक नेता ने कह दिया एक ऐसे है कि जब कोई महाराष्ट्र पे आक्रमण करता है तो टक्कर देना जरूरी होता है। हम सारे लोग आज महाराष्ट्र में रहते आए, खुशहाली से रहते आए हैं, लेकिन आज भाजपा की तरफ से जैसे यहां राजनीति हो रही है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, हमें दूर करने की राजनीति हो रही है। समाज में अगर आप देखिए तो कोई तकलीफ निर्माण करने की राजनीति हो रही है। तो ये हमें महाराष्ट्र से दूर रखना है। हमारे जो यहाँ के जॉब्स है, देश भर से यहाँ लोग आते हैं एक सपना लेके कि कहीं ना कहीं मुझे रोजगार मिलेगा। ये रोजगार की जो उपलब्धियां हैं वो निकल जा रही है। गुजरात, अच्छा जो वेदांता फॉक्सकॉन यहां आने वाला था, गुजरात चले जाने के बाद उन्होंने कहा हम ढोलेरा में नहीं रह सकते, फॉक्सकॉन ने पुल आउट किया। ये नुकसान सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, इस नुकसान सिर्फ गुजरात का नहीं है, देश का नुकसान हुआ कि हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से दूर हो गए। तो ये ईगो की जो बात है भाजपा ने दूर रखनी चाहिए। आपके तरफ से बार बार बयानबाजी हो रही है, जैसे कि अभी आपके एक नेता ने कह दिया कि श्रीकांत शिंदे के बारे में कह दिया कि इनके सर पे ऐसा लिखा होना चाहिए कि मेरा बाप गद्दार है। इस तरीके से बातों से आपको लगता है कि नहीं, मुझे लगता है देखिए ये बयानबाजी नहीं थी, एक एडजेक्टिव था जो है उसे डिस्क्राइब किया है। लेकिन मैं वापस फिर एक बार कहूंगा कि आज देश पूछ रहा है कि आज मुद्दे की बात कौन कर रहा है। भाजपा जो कह रही है मटन मांस मच्छी हो, हिंदू मुस्लिम की बात हो, फिर किसी जिले में जाके जाति की बात हो, चलो ये सब दूर रखिए, आपने क्या किया है वो कहिए। आपने नकली शिवसेना का जिक्र किया, लगातार जो है उद्धव जी भी उसको लेकर काफी बार कह चुके। कल जो एक बड़ा बयान आया प्रधानमंत्री की तरफ से, उनका कहना है कि राम मंदिर बाला साहब ठाकरे का सपना था, लेकिन आज जब मंदिर बन गया तो सबसे ज्यादा दुख जो है नकली चिड़ जो हो रही है मंदिर को देखकर नकली शिवसेना को हो रही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? फिर एक बार कहूंगा, बयानबाजी हो रही है, काम किए क्या है वो बताओ। क्योंकि अगर अयोध्या का ही ट्रैक रिकॉर्ड पूछना है तो 2018 में जब भाजपा भूल गई थी तब हम वहां गए थे और कहा था पहले मंदिर फिर सरकार। 2019 में अगर आपको याद होगा तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, जैसे भाजपा ने केजरीवाल साहब को तकलीफ देने के लिए कोर्ट के निर्णय को चैलेंज किया या ऑर्डिनेंस लाया, वैसे नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के निर्णय को बदलने के लिए जैसे ऑर्डिनेंस लाया वैसे नहीं लाया। अयोध्या की जो बात है 19 में सुप्रीम कोर्ट ने करी थी, फिर हम 19 में मुख्यमंत्री होने के बाद भी उद्धव साहब गए थे और कांग्रेस के भी विधायक साथ में आए थे, और जीत के भी हम वहीं जाएंगे, इंडिया आघाड़ी की सरकार बना के भी वहीं जाएंगे। लेकिन हम भवानी माता में भी जाते हैं, क्यों नहीं भाजपा के लोग भवानी माता के मंदिर में आते हैं? भवानी माता के मंदिर में हमें तो कहा गया इलेक्शन कमीशन से कि आप जय भवानी जय शिवाजी नहीं कह सकते। ये कौन सा हिंदुत्व हुआ? क्या हम हमारे महाराष्ट्र में जय भवानी जय शिवाजी नहीं कह सकते? कहते हैं कि धर्म के आधार पर चुनाव में प्रचार नहीं हो सकता। चलो भाजपा की वीडियोस देखते, पिछले हफ्ते की देखते। प्रधानमंत्री लगातार महाराष्ट्र में आ रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं और कई सारे उसमें बातें कर रहे हैं। कल एक रैली हुई, उसमें उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, जिसे वो इंडी कहते हैं, तो 2 तरह के बजट होंगे, एक हिंदुओं का बजट अलग होगा, एक मुसलमानों का बजट अलग होगा, 15% अलग से मुसलमानों के लिए ये दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इन बयानों को? क्या इंडिया अलायंस में इन सब बातों की चर्चा है? आज जो हम कहते आए हैं कि संविधान को सबसे बड़ा धोखा भाजपा से है। जब प्रधानमंत्री महोदय या कोई भी उनके बड़े नेता कहते कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, कैसे विश्वास रखें? जब हम कहते कि लोकतंत्र को धोखा है और जब भाजपा कहती है लोकतंत्र आबादित रहेगा, कैसे विश्वास रखें?
क्योंकि अगर 2 हफ्तों नहीं 2 दिन के बयानों में इतना अंतर होगा तो फिर इन बड़े विषय पे कैसे विश्वास रखें? तो ऐसा कोई प्लान तो नहीं है ना इंडिया गठबंधन का? क्या मुझे मतलब लगता है आपने तो देखा होगा, हम सारे लोग जो है साथ में आए, देश के हित के लिए आए। सारे जो विचारधारा है वो देश के हित के लिए आए हैं। ये जो कौन से मैनिफेस्टो है, भाजपा का शायद ये छुपा मैनिफेस्टो होगा, क्योंकि उनकी बी टीम लड़ती है, सी टीम लड़ती है, तो बयानबाजी तो शुरू होती है। लेकिन ये सारे विषय जो है, आपको एक बार वापस कहता हूं, भ्रमित करने के लिए। भ्रम इसी बात का करना चाहते हैं, वो कंफ्यूजन इसी बात का करना चाहते हैं कि मुद्दे की बात हम ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, ना महंगाई की बात करें, ना स्मार्ट सिटी की बात पूछे, ना स्वच्छ भारत की बात पूछे, ना स्किल इंडिया की बात करे, ना फिट इंडिया की बात करे। बातें जो करे वो मटन मांस मच्छी और हिंदू मुस्लिम की बात करे, ताकि भाजपा जीत जाए। ये अगर उनका सपना होगा तो देश ये मानेगा नहीं। अभी आपने हिंदू मुसलमान का जिक्र किया तो मेरा अगला सवाल वही है कि गर्व से कहो हम हिंदू है, बाला साहब ठाकरे हमेशा कहा करते थे। तो वो जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की, आज उस शिवसेना का एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग जो है मुस्लिम समाज से है। आखिर ये बदलाव कैसे आया कि शिवसेना के साथ इतने बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज जुड़ा है? उद्धव जी ने कैसे कॉन्फिडेंस जीता है मुस्लिम समाज का, ये बताइए। देखिए, पहले बात तो ये है, आपने बहुत सारी स्टोरीज भी देखी होगी, आपने वो बायोपिक भी देखा होगा, उसमें भी एक हिस्सा है जहां मुस्लिम वर्ग और मुस्लिम समाज और वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे, इनका काफी बातें हैं, जो कोई इंसिडेंट्स हैं, तो वो तो है। लेकिन आज भी हम कहते गर्व से हम हिंदू है, आज भी कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। लेकिन सबको साथ में लेने के लिए मैं मेरा धर्म छोड़ूं, ये जरूरी नहीं है। ना ये भी जरूरी है कि मैं भाजपा से प्रमाण पत्र ले लूं कि मैं असली हिंदू हूं, नकली हिंदू हूं। भाजपा कौन होता है मुझे प्रमाण पत्र देने का? मैं जो हूं मैं हूं। आप किसी भी धर्म जाति के हो, किसी प्रांत के हो, किसी भी भाषा के बोलने वाले हो, मेरा काम है कि आपकी आवाज संसद भवन में लेके जाए। अगर आप पे कोई अन्याय हो रहा है तो वो आपको न्याय के खिलाफ लेके जाए, और आपकी सेवा करते रहो, वो तो मैं करते रहूंगा। मेरा हिंदुत्व यही है, हृदय में राम और हाथ को काम। आज भाजपा के हृदय में न राम है, क्योंकि उनके मन में रावण है, रेवन्ना है, और न हाथ को काम दे रही है। लेकिन ये बदलाव हुआ कैसे कि लोग यही जो महाराष्ट्र में नहीं रहते, जो बाहर रहते, उनके लिए तो शिवसेना मतलब एक प्रखर हिंदुत्ववादी पार्टी। और जो मैं 92 का दंगों का हिस्सा देखे, उसके पहले देखे, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है शिवसेना का, जो एक अलग से बड़ा वोट बैंक आप लोग के साथ जुड़ा है, वो कांग्रेस के पहले एक बार शायद आपको प्रिफर करेंगे मुस्लिम मतदाता। ये बदलाव कैसे हुआ, ये क्या किया आपने, बताइए जरा। सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग अगर आप देखें तो आज हमारे साथ रहेंगे, इंडिया आघाड़ी के साथ रहेंगे, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ रहेंगे, क्योंकि आपने हमारा काम देखा है। जो 2.5 साल का हमारा कार्यकाल था, फिर वो रोजगार क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, किसानों के बारे में हो, महिलाओं के बारे में हो, युवाओं के बारे में हो, या कोविड का काम हो, हमारा काम था, हमारा कर्तव्य था सेवा करना, वो हमने किया है। और हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम सेवा करें। आज इस देश में सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ जो होना चाहिए वो संविधान है, उसी की पूजा करते हैं। जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सब लोग को साथ में लेके चलने की कोशिश हो रही है, तो ये आरोप लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी यहां पर 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक भी मुस्लिम शख्स को जो है वो टिकट नहीं दिया गया। अंदर से भी विरोध जो है वो सामने आ रहा, तो इसके पीछे क्या वजह है? मुझे लगता है हर एक सीट पे अगर आप देखें तो जो भी लोग आगे हैं लोकसभा पे, वो लड़ रहे हैं। विधानसभा में बहुत सारे लोगों को अलग अलग जो भी काम करते हैं उनको मिलेगा, नगर सेवक। तो ये हम एटलीस्ट शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी अगर हमारा इतिहास देखें तो शायद देश में एक ऐसी पार्टी है, और सिर्फ एक अकेली पार्टी ऐसी है, ना धर्म को देख के ना जाति को देख के टिकट देते हैं। बहुत सारे लोग उस क्षेत्र में जो भी जाति के समीकरण होते हैं वो देख के टिकट देते हैं। आज अगर आप मुझसे पूछे कोई किसी के सरनेम से किसी जाति को कनेक्ट करो, मुझे नहीं आएगा। ये सिखाया नहीं कभी, हम पे संस्कार ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो आ रहे थे, मैं बता रहा था आपको, उन्होंने एक बात ये भी कही कि इंडिया अलायंस गठबंधन में राहुल गांधी भी हैं, तो शिवसेना को, उद्धव बाला साहब ठाकरे को उनसे वीर सावरकर के लिए 5 लाइन बुलवा के वो दिखा दें तो मुझे लगता है अगर ओपन डिबेट हो जाए जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने दे दिया, तो उसमें वो कर सकते हैं। हम बहुत छोटे लोग हैं ये दोनों के बीच में फंसने के लिए। ये ओपन डिबेट अगर हो जाए दोनों के बीच तो हो सकता है। तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो अगर चाहे डिबेट तो हमारे किसी प्रवक्ता से कर ले, हमारे सीएम से कर ले, प्रधानमंत्री बहुत, तो फिर प्रधानमंत्री क्यों उन पे टिप्पणी करे? चलिए ठीक है, ये आपकी। मैं यही कहूंगा, मैं फिर से आपको इसी बात पे लाऊंगा कि आज जो है दुर्भाग्य है कि देश में सारे राजनीतिक दल सिर्फ टिकट टिप्पणी में है, और हम कह रहे हैं चलो मुद्दे की बात करो।
आपने मुद्दे का जिक्र किया। कल एक बीजेपी की तरफ से एक आरोप लगाया गया आपकी शिवसेना को लेकर, क्योंकि फिर एक बार मैं आता हूं, मुस्लिम मतदाता बड़े पैमाने पे आपके साथ जुड़ा हुआ, हम जमीन पर जा रहे हैं, रिपोर्टिंग करें तो दिखाई भी दे रहा है कि वो आपको, उनकी पसंद पहली आप है। कल एक कहा गया है कि वोट जिहाद जो है वो आपकी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और उद्धव जी जो है वोट जिहाद के आका है। आपका क्या जवाब है? देखिए, यही आरोप लग रहा है क्योंकि 2.5 साल का हमारा कार्यकाल भाजपा को डर दे रहा है, भाजपा के मन में डर पैदा कर रहा है। उनके हाथ में 10 साल थे सबको जीतने के लिए, 10 साल ईडी, आईटी, सीबीआई, पेगासस, ये सब था सबके दिल जीतने के लिए। वाजपेयी साहब की जो भाजपा थी, सबके दिल तो जीत लिए थे वाजपेयी साहब ने, तो दुनिया भर में जीत लिया था। यहां तो अगर ये अपने ही लोगों को साथ में नहीं रख सकते हैं, अपने ही लोगों को दूर कर रहे हैं, तो फिर क्या बात है? तो ये आरोप लगते जाए। मैं फिर आपसे कहूंगा मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात पर जब हम लोग विपक्षी से सवाल पूछते हैं, आपके जो विपक्षी उनसे सवाल पूछते हैं, तो आपके पार्टी टूटने का जिक्र वो बार बार करते हैं, परिवारवाद का जिक्र होता है और वो ये कहते हैं कि पुत्र मोह की वजह से उद्धव साहब की पार्टी जो है वो टूट गई। पहले कहा था हिंदुत्व की वजह से, फिर कहा था अजीत दादा की वजह से, फिर कहा था फंड नहीं मिल रहा इसलिए भाग गए, फिर कहा राष्ट्रवादी खत्म कर रही है इसलिए भाग गए, फिर बहुत सारे कारण आ गए, फिर कभी मेरा ब्लू शर्ट का जिक्र होता है इसलिए भाग गया, ऐसे भी सुना है मैंने। फिर आज अभी पुत्र मोह पे आए 2.5 साल के बाद। 2.5 साल जो आप सरकार में थे तो पुत्र मोह नहीं आपको आपके हार गया। यही मैं कहना चाहता हूं, शायद पुत्र मोह की वजह से हम वर्ल्ड कप भी हार गए। गुजरात नहीं जाती मैच पुत्र मोह की वजह से, वानखेड़े में होती है, ईडन गार्डन में होती। तो उससे मैच पे कैसे असर पड़ जाता है? तो पार्टी पे कैसे असर होगा? क्या परिवारवाद भाजपा में नहीं है? उल्टा मैं तो यही कहता हूं, देश के बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो परिवारवाद से है, जो भाजपा में जाने पे मजबूर हुए। और जो असली भाजपा है, महाराष्ट्र में अगर देखिए तो गोपाल शेट्टी जी, उनका टिकट काटा गया और पीयूष गोयल जी को दिया जो परिवारवाद से है। पूनम महाजन जी, उनका टिकट काटा गया। विनोद तावड़े जी, उनका टिकट तो 19 में ही काटा गया, अभी तो लिस्ट पढ़ने को बोल रहे हैं उनको। प्रकाश मेहता जी कहाँ है वो? राजपुरोहित जी कहाँ है वो? ये सारे लोग वाजपेयी साहब की भाजपा के समय के थे। इनके साथ हमारा एक अलग रिश्ता था, क्योंकि ये भाजपा जो थी वो एक दोस्ती में विश्वास रखने वाली भाजपा थी। आज की जो भाजपा है वो तानाशाही वाली भाजपा है, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 80 से ज्यादा परिवार भाजपा में जा चुके हैं जिन पे आरोप लगे हुए हैं, और वो भाजपा में वॉशिंग मशीन में गए हुए। ठीक है, आपने वॉशिंग मशीन का जिक्र किया, चूंकि आपको लेकर निजी आरोप जो चुनाव प्रचार के हम दौरान देख रहे हैं कि इसके पहले आप जो चुनाव के पहले सामाजिक कार्यों में फिल्में जो सितारे हैं उनको लाते हैं ताकि अवेयरनेस ज्यादा बढ़े, लेकिन उसी को जो है मुद्दा बनाते हुए निजी तौर पे आप पे आरोप किया जाता है कि आप पेज 3 नेता है, आपको बॉलीवुड की पार्टीज पसंद है, पब पार्टी का जिक्र कई बार आप क्या जो बीजेपी के नेता है वो आप पर लगाते हैं। आपका क्या जवाब है इसको? ये पेज 3 क्यों देख रहे हैं? इतना क्यों प्यार है इनसे पेज 3 के? मैं तो पेज 1 पढ़ता हूं हर एक न्यूज़पेपर का। ये जो नेता है वो पेज 3 में क्यों देखते? किसी अपने को ढूंढते हैं, किसको ढूंढते हैं वो? आदित्य जी, जब पार्टी में विभाजन होता है, जैसे कि आपके पार्टी में विभाजन हुआ, आदमी जब अलग थलग पड़ने लगता है तो परिवार जो है उसके साथ पूरा साथ में आता है। जैसे हम एनसीपी में भी देख रहे हैं, शरद पवार के साथ पूरा परिवार है, या आरजेडी में हम देखें, या लेकिन आपके अगर परिवार की बात करें तो अगर राज ठाकरे की बात कर लें या दूसरे लोगों की बात कर लें, सब लोग दूर हैं, आप लोग अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इसके पीछे वजह है? कैसे देखते हैं इसको? ऐसे देखा जाए तो एक अकेला सब पे भारी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पूरी भाजपा और एनडीए को मजबूर कर रहे हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा रैलीज महाराष्ट्र में ले, रोड शो करवा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात अगर आप देखें तो हम जिसको परिवार मानते हैं, परिवार क्या होता है? जो सबसे कठिन काल में, जटिल समय में आपके साथ रहे। यही परिवार हमारे साथ पिछले 20-25 साल जो रहा है शिव सैनिकों का, वो तो साथ ही में है। उसी के साथ जो कांग्रेस हमारे साथ रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे साथ रही है सबसे कठिन काल में, वो भी हम परिवार मानते हैं। देश के हर एक नागरिक को मानते हैं जो आज सत्य के लिए लड़ रहा है, तो पूरा परिवार हमारे साथ है। आज इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर बाहर आए, अंतरिम जमानत पर बाहर आए, तब उन्होंने एक बड़ी बात कही कि अब देश के कई बड़े नेता जो है विपक्ष के, उनको जेल में डाला जा सकता है, और उन्होंने उद्धव जी का भी जिक्र है कि वो संभावना है कि शायद उन्हें भी जेल में डाला जा सकता है। क्या आप लोग के मन में भी इस तरह का डर है क्या? और क्या आप लोग मेंटली तैयार है अगर इस तरह की कोई घटना होती तो? नहीं, डर नहीं है। डर होता तो हम भाजपा में होते। लेकिन एक बात सही है कि भाजपा अपने देश को पाकिस्तान जैसे बनाना चाहती है। कोई आरोप लगाए जेल में डाल दिया, आरोप लगाया जेल में डाल दिया। आज आप देखिए, संजय राउत जी हो, संजय सिंह जी हो, अनिल देशमुख जी हो, काफी सारे ऐसे नेता हो जो 2-3 महीने जेल में जाके आ गए हैं। कोर्ट की अगर बेल की ऑर्डर देखें तो बहुत सारे स्ट्रिक्चर्स ईडी, आईटी, सीबीआई पे लगे हुए जो एजेंसीज इनके एनडीए के पार्टनर्स हैं।
केजरीवाल साहब की जो बेल थी अनप्रेसिडेंटेड थी, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो उनको भी ऐसे ही किसी ने आरोप लगाया और अंदर कर दिया था। ये विपक्ष को अंदर करने की जो बात है, चाइना से सीखे, पाकिस्तान से सीखे पता नहीं, लेकिन भाजपा की यही मेंटालिटी है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अभी तक सिर्फ राजनेताओं को हैरान किया और बहुत कम पत्रकारों को हैरान किया। अगर गलती से भाजपा फिर एक बार बहुमत की सरकार बनाए और हमारे सर पर बैठ जाए तो राजनेता नहीं, पत्रकार नहीं, आम इंसान को भी ऐसे ही तकलीफ देगा, हर एक घर में सीसीटीवी लगाएगा। क्योंकि जो आप बयानबाजी सुनते हो, मटन मांस मच्छी, ये पहनो वो पहनो, इस रंग का कपड़ा पहनो, उस रंग का कपड़ा मत पहनो, आप कौन होते हो सरकार के तौर पे कि आप हमें बताएं क्या खाए क्या ना खाए, कहां जाए कहां ना जाए, क्या पहने क्या नहीं पहने। तो यही जो मेंटालिटी है भाजपा की, डोमिनेशन की, वो मेंटालिटी इस देश के लिए हानिकारक है। एमएनएस जो साथ में गई है एनडीए के इस चुनाव में समर्थन कर रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एमएनएस पे मैं कभी भी उनके नेताओं पे नहीं बात करता, क्योंकि एक रिश्ता है तो डिसेंसी रखता हूं। लेकिन ऐसे पिछले 4 लोकसभाओं में भी उन्होंने बहुत सारे अलग अलग गठबंधन को सपोर्ट किया था। मैं यही पूछना चाहता हूं आज एमएनएस के जो कार्यकर्ता है उनसे, जो कैडर है उनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बिन शर्त पाठिंबा, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है भाजपा को। क्या आप उसी भाजपा को सपोर्ट करना चाहते हो जिन्होंने सारे जो यहां के उद्योग है, जो रोजगार है, भूमिपुत्रों की नौकरियां है, गुजरात भेज दी? और भाजपा को भी पूछना चाहता हूं कि आप इसी एमएनएस से सपोर्ट लेना चाहते हो जिन्होंने उत्तर भारतीयों को पीटा है? क्या आप इसी एमएनएस से सपोर्ट लेना चाहते हो जिन्होंने जैन देरेसर के बारे में चिकन और मटन दिखाया है? जैसे मैंने कहा, कौन क्या खाए क्या नहीं खाए, कोई भी धर्म जात कोई भी किसी को दूसरे को नहीं कह सकती, ना सरकार बता सकती। लेकिन ऐसे जो प्रोटेस्ट का तरीका है, मुझे लगता है लोधा साहब ने भी 19 में उनके खिलाफ बोला था कि यही एमएनएस है जिन्होंने देरासर के बाद चिकन टंगी थी। तो आज भूल गए? इतना धर्म का बड़ा अपमान भूल गए? उत्तर भारत जहां से भाजपा को ज्यादा सीट अपेक्षित थी, आज तो नहीं आ रहे। यूपी में भी 50 के आगे नहीं जाएंगे, बिहार में तेजस्वी जी 15 सीट 20 सीट लेके दिल्ली जाएंगे। लेकिन क्या आपके सर में इतनी हवा या पावर गई है कि किसी के साथ भी गठबंधन कर लो, भले उन्होंने उत्तर भारतीय को पीटा हो, और ऐसे लगता है कि उत्तर भारतीय आपको सर पे बिठा देंगे? क्या लगता है बीजेपी क्यों एमएनएस के नजदीक जा रही है? नहीं, देखिए, एक ही बात है कि उनको शिवसेना फोड़ी, कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ। राष्ट्रवादी फोड़ी, हासिल नहीं हुआ। पवार फोड़े, हासिल नहीं हुआ। ठाकरे की भी जरूरत हुई लेकिन हासिल नहीं हुआ। उन्होंने ओरिजिनल पवार और ओरिजिनल ठाकरे नहीं लिए। क्या कभी आप लोगों का वापसी दोस्ती जो है वो वापसी हो सकती है क्या फिर से बीजेपी? देखो, अगर भाजपा की जो मन की बात है, संविधान को धोखा और लोकतंत्र को धोखा, अगर वो छोड़ दे तो वो इंडिया गाड़ी में आ सकती है, ऐसे मुझे लगता है। नेताओं से पूछना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने विंडो तो ओपन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर कभी कोई तकलीफ होगा ठाकरे परिवार पर तो मैं पहला शख्स होऊंगा जो उनकी मदद के लिए आगे आऊंगा। देखिए, उम्र से वो काफी सीनियर है, पद से भी काफी सीनियर है, तो पर्सनली मैं बयान सही है नहीं है इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन बात यही है कि इतने प्यार होते हुए भी हमारे सबसे कठिन काल में क्यों हमारी पार्टी फोड़ी, क्यों हमें फिनिश ऑफ करने की कोशिश की? यश तो नहीं मिला लेकिन क्यों कोशिश की? महाराष्ट्र को क्यों दगा दिया? और अभी यही बात है कि एक बार कहते हो नकली सेना है, कभी कहते हो राष्ट्रवादी नकली है, कभी पवार साहब को भटकती आत्मा कह देते हो, कभी उद्धव साहब को नकली संतान कहते हो। यानी जिस व्यक्ति ने, जिस वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने आपको सपोर्ट किया था, उसी की बेटे का पद छीनते हो, पार्टी फोड़ते हो, नकली संतान कहते हो। ये मेरे दादा और दादी का अपमान है। ये बात बहुत दिल पे लगी हुई है। तो संभावनाएं कोई नहीं है बीजेपी से वापस? जब तक भाजपा को संविधान खत्म करना है, लोकतंत्र को खत्म करना है, तब तक हो ही नहीं सकता। लेकिन फिलस आ रहे हैं क्योंकि 3 राउंड में जो है, पहले शुरुआत के 3 राउंड में मतदान अपेक्षानुरूप काफी कम हुआ था। चौथे राउंड में भले ही थोड़ा बढ़ा है। ये मैं शुभ संकेत मानता हूं, क्योंकि जो पार्टी पहले 400 पार की हवा में थी, आज फीलर्स भेज रही। तो आपको भी पता है कि भाजपा की सरकार नहीं बैठेगी। और जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं वापस वो आना चाहे अगर? बिल्कुल नहीं, ना दरवाजा, ना खिड़की, ना पीप होल, ना कुछ। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लोकशाही में, लोकतंत्र में, जो आते जाते रहते हैं। कभी खुद के एम्बिशन के लिए कहीं जाते हैं, कभी विचारधाराएं बदलती इसलिए जाते हैं, कभी वापस भी आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। एक सभ्यता रख के जाते हैं कि जो बात है, चलो इस्तीफा देता हूं पद का, जो चुनावी पद है उसका इस्तीफा देता हूं। लेकिन इन्होंने जो किया वो दुख देने का काम तो किया। निजी तौर पे जो बातें हुई उस पर चलो मैं एक बार छोड़ देता हूं, लेकिन आपने महाराष्ट्र खत्म करने का काम किया।
महाराष्ट्र से सारे उद्योग जो महाराष्ट्र में आने वाले थे वो गुजरात भेजते। गुजरात से कोई मेरा झगड़ा नहीं है, वहां जो आना है जरूर आना है। आसाम में आना हो बिल्कुल आना चाहिए, उत्तर प्रदेश में हो आना ही चाहिए, लेकिन हमारे हक का क्यों छीन रहे हो? और आप फिर दो समाज में झगड़ा करवा रहे हो। तो यही बात है, और इन्होंने जो किया ये महाराष्ट्र को धोखा दिया। दो समाज के झगड़े की आप बात कर रहे हैं, आप लोगों पर भी आरोप लग रहा है कि गुजराती वर्सेस मराठी चुनाव जैसे ही आता है तो आप लोग, क्या हम महाराष्ट्र की बात ना करें? भाजपा जो है वो महाराष्ट्र का स्वाभिमान तोड़ना चाहती है, मोड़ना चाहती है, मुंबई को खत्म करना चाहती है। तो हम तो अपने हक में बात करेंगे, और मैं यही कहते आया हूं कि गुजरात का जो है वाइब्रेंट गुजरात है, मेरी शुभकामनाएं उनको, अच्छा करे भला करे, गुजरात भी बढ़ते जाए, कश्मीर भी बढ़ता जाए, आसाम भी बढ़ता जाए, दिल्ली भी बढ़ता जाए, लेकिन हमें क्यों आप रोक रहे हो? आखिरी सवाल ये, देश में कितनी सीटें इंडिया अलायंस को, और महाराष्ट्र में कितनी सीटें आप लोग? ज्यादा से ज्यादा आएगी और सरकार हम बनाएंगे। अगर नंबर आप बता पाए तो। ज्यादा से ज्यादा। इसके साथ ही इंडिया अलायंस टीवी। बिल्कुल। अब चूंकि संजय राउत जी एक बात कई बार कह चुके कि उद्धव ठाकरे जी के पास वो क्षमता है कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। आदित्य ठाकरे क्या सोचता है? आपको भी लगता है कि जिस तरह का उन्होंने कहा महाराष्ट्र में क्या मौका मिले तो देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं? मैं यही कहूंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ भी इस पर जवाब दूं तो बयानबाजी तो बढ़ती जाएगी। मैं फिर कहूंगा मुद्दे की बात करते हैं। अगर मगर में जाने की अभी तो जरूरत नहीं है। 4 जून को आंकड़े बनेंगे, इंडिया आघाड़ी की सरकार बनेगी। आज हम यही मानते हैं कि भाजपा के पास ऑप्शन नहीं है, एक ही बात, एक ही चेहरा, एक ही मन की बात। हम ये मानते हैं कि 100 करोड़ की जनता में, 100 करोड़ के देश में कोई भी अच्छा व्यक्ति या अच्छी व्यक्ति पीएम बन सकती है और देश को चला सकती है, जो डिमोनेटाइजेशन नहीं करेगी, जो जुमले नहीं करेगी, और जो वादे दिए हैं वो पूरे करेगी। क्योंकि हमारा ये विश्वास है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी, आपने सारे सवालों का जवाब दिया, और उम्मीद करते हैं कि जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं उस तरीके के आपके रिजल्ट्स आए। बिल्कुल। हालांकि विरोधी तो ऐसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं, वो अपना दमखम लगा रहे हैं। हर एक को कोशिश करने की, उम्मीद रखने की पूरा अधिकार है, लेकिन यही बात है कि सारे लोग मुद्दे की बात करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।